मम्मा, आप पर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आपके पास गोटा पट्टी के काम की कोई साड़ी भी नहीं है। निर्मला की बेटी स्नेहा ने अपनी मम्मी के कंधे पर साड़ी लगाते हुए कहा। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो वैसे भी बहुत साड़ियाँ हैं। अभी तो बस तेरे लिए ही साड़ी लेंगे। वैसे भी बेटी की कमाई खाकर मुझे नरक में नहीं जाना। अपनी सारी तनख्वाह यहीं पर खर्च कर देगी क्या? तेरे पास बैंक में भी रहने दे। तेरी शादी के समय तेरे लिए गहने खरीद देंगे। तेरा स्त्री धन होगा। निर्मला जी ने हमेशा की तरह बच्चों की खुशी को अपनी ख्वाहिश से अधिक महत्व देते हुए कहा। भारतीय नारियां पता नहीं किस मिट्टी से गढ़ी होती है कि वो अपने अस्तित्व को अपने परिवार और बच्चों के लिए पूरी तरह भुला देती है। वो ताउम्र एक बेटी, पत्नी, माँ, बहन बनते बनते स्त्री बनना भूल ही जाती है। स्त्री होना मतलब मानवीय होना, मतलब अपने लिए भी जीना, अपने अस्तित्व का भान होना। अरे मम्मी, तुम्हारी बेटी नौकरी करती है, वो भी सरकारी। मेरी सैलरी पर मेरा ही अधिकार होगा। स्त्री धन की क्या ज़रूरत है? गहने तो मैं वैसे भी नहीं पहनती। निर्मला की बेटी स्नेहा ने समझाते हुए कहा। निर्मला ने शादी के बाद से ही अपनी पसंद का कभी कुछ नहीं खरीदा था। वाकई में निर्मला तो अब ये भी भूल गई थी कि उसकी पसंद क्या है और नापसंद क्या है। वो हमेशा अपने पीहर से मिली हुई साड़ियाँ ही पहनती थी। वहाँ भी कौन सा उसे उसकी पसंद की साड़ी दिलवाई जाती थी। शादी ब्याह आदि के अवसरों पर उसकी अम्मा को उनके पीहर से जो साड़ियाँ मिलती थी, अम्मा उन्हीं में से निर्मला को दे देती थी। वो कहते हैं ना कि औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि औरतें अपने लिए नहीं जीती। ये बात शायद निर्मला जैसी नारियों के लिए ही कही गई है। निर्मला के पति रमेश 3 बहनों के भाई थे। कहने को 2 छोटे भाई और थे, लेकिन उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रमेश के ऊपर ही सारे परिवार की जिम्मेदारियां थी। पहले बहनों की शादियां, फिर उनके 12 महीनों के त्योहार, फिर इनके 8वां और जामना। निर्मला जब से शादी होकर आई थी, तब से ही रमेश को जिम्मेदारियां निभाते हुए देख रही थी। इसलिए निर्मला ने अपनी ख्वाहिशों को दबाना शुरू कर दिया था। निर्मला ने तो सीखा भी यही था कि संस्कारी औरत हमेशा अपने पति का साथ देती है। समझदार औरतें अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा परिवार की जिम्मेदारियों को महत्व देती है। निर्मला के पति की आमदनी की तंग गलियों से केवल ज़रूरतें ही गुजर पाती थी। इसलिए निर्मला गली के नुक्कड़ पर खड़ी ख्वाहिशों को बस अपनी खिड़की से देखा करती थी। 2 नंदें उसके पति रमेश से बड़ी थी। उनकी भी शादी रमेश से पहले हो गई थी। रमेश की शादी के बाद भी नंदों के यहाँ कुछ न कुछ चलता ही रहता था। जिन बेटों को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होती है, वो एक बार फिर भी बहनों के विवाह के बाद उनके यहाँ होने वाले इन सामाजिक व्यवहारों में खर्च करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जिन बेटों को परिवार से कुछ नहीं मिलता, वो समाज में अपने परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवहारों पर अपने बूते से बाहर जाकर भी खर्चे करते हैं। ऐसी गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते निर्मला ने अपनी ख्वाहिशों को ही नहीं बल्कि ज़रूरतों को भी दबाना शुरू कर दिया था। अब नंदों के बच्चों की शादियां हो गई थी और निर्मला और रमेश ने नंदों के भात भी बहुत अच्छे से भरे थे। समय के साथ रमेश की जिम्मेदारियां कम हो चली थी। स्नेहा और नेहा दोनों बेटियां सेटल हो गई थी। स्नेहा स्टेट सर्विसेज में चयनित हो गई थी और नेहा का MBBS हो गया था। नेहा PG के लिए तैयारी कर रही थी। सबसे छोटे बेटे ऋषभ को IIT में प्रवेश मिल गया था। देखा जाए तो निर्मला और रमेश का जीवन सफल था। अगर बच्चे लायक हो तो माता पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। निर्मला की बेटी स्नेहा आज घर से बाजार यही सोचकर आई थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो मम्मी को उनकी पसंद की अच्छी सी साड़ी दिलवाएगी। आज साड़ियाँ देखते हुए निर्मला को हरी गोटी पट्टी की साड़ी बहुत पसंद आ रही थी। उसकी नज़रें बार बार उस साड़ी पर जा रही थी। उनकी बेटी स्नेहा से ये बात छुपी हुई नहीं थी, इसलिए उसने निर्मला को वो साड़ी लेने के लिए कहा। मम्मी ले लो, आप क्यों अपनी हर ख्वाहिश को दबाती हो? सारी उम्र परिवार और बच्चों के लिए जीती रही हो। आज अपने लिए एक थोड़ी सी महंगी साड़ी ले लोगी तो कोई पाप नहीं कर दोगी। अगर ऋषभ दिलाने आता तो ले लेती ना। सारी जिंदगी कहती आई हो कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, फिर आज बेटी की कमाई से साड़ी क्यों नहीं ले रही हो? स्नेहा ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। हाँ मम्मा, दीदी सही कह रही है।
नेहा ने भी स्नेहा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। बहुत ही जिद्दी हो गई है, ये कहते हुए निर्मला जी ने वो हरी गोटी पट्टी की साड़ी ले ली थी। अब निर्मला को अपनी वर्षों की तपस्या का फल मिलने लगा था। घर पर आने के बाद निर्मला ने डिनर बनाया। आज डिनर बनाते हुए भी निर्मला के जहन में बार बार अपनी नई खरीदी साड़ी का ही ख्याल आ रहा था। साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज चलेगा, कौन सी ज्वेलरी पहनेगी, कहीं ज़्यादा पैसा तो खर्च नहीं हो गया, साड़ी उस पर अच्छी तो लगेगी। ऐसे ये हजारों विचार उसके मन के किनारों से टकराकर आ जा रहे थे। बच्चों को डिनर कराने के बाद निर्मला अपने कमरे में चली गई थी। उसने अलमारी से हरी गोटा पट्टी की साड़ी निकाली। ये साड़ी सोनू निगम के म्यूजिक शो में पहनूंगी। नेहा ने पासेस तो अरेंज करवा ही दिए हैं, निर्मला ने अपने आप से कहा। निर्मला के हाथों में अपने पसंद की साड़ी थी। शादी के बाद पहली बार वो अपने लिए अपनी पसंद का कुछ खरीद सकी थी। शादी से पहले निर्मला की अम्मा अपनी बेटी के लिए तरह तरह के कपड़े बनवाती थी। निर्मला इकलौती बेटी थी। निर्मला के पिताजी बहुत धनी नहीं थे, इसलिए निर्मला की शादी में बहुत दहेज नहीं दे सके थे। लेकिन गांव में उनके पास बड़ी सी जमीन थी, खेती बाड़ी अच्छी हो जाती थी, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दूध, दही, घी, छाछ, खूब शक्कर खाने को मिलता था। निर्मला जी दिखने में भी खूबसूरत थी और घर के काम काज में निपुण थी। पढ़ाई में भी अच्छी ही थी, लेकिन उनके गांव में 8वीं तक ही स्कूल था। उसके चाचा चाची शहर में रहते थे। 1 साल उन्हें वहां पढ़ाई के लिए भेजा गया। चाची को उनका वहां रहना कुछ खास सुहाया नहीं, इसलिए चाची उन्हें ठीक से खाना नहीं देती थी। रात की बची हुई ठंडी रोटी ही अचार के साथ खाने को मिलती थी। निर्मला को जो भी रूखा सूखा मिल रहा था वो उससे भी काम चला लेती, लेकिन चाची उन्हें स्कूल से आने के बाद पूरा दिन घर के काम काज में लगाए रखती थी। निर्मला की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। नतीजन अर्धवार्षिक परीक्षा में निर्मला अनुत्तीर्ण हो गई थी। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों ने निर्मला को सोते से जगाया। उन्होंने रात रात भर जाग जाग कर पढ़ाई की और वो जैसे तैसे कक्षा 9वीं में उत्तीर्ण हुई। चाची के रंग ढंग उनकी अम्मा और पिताजी से छुपे नहीं थे। पिताजी ये कहते हुए निर्मला को वापस अपने घर ले आए कि मेरी बेटी अनपढ़ ही रह जाएगी, लेकिन इस घर में नहीं रहेगी। निर्मला ने 10वीं का प्राइवेट फार्म भर दिया और अपनी दूर के रिश्ते की एक दीदी के पास रहकर कुछ दिन की पढ़ाई से एग्जाम दे दिए और पास हो गई। उसके बाद निर्मला घर में रहकर ही सिलाई बुनाई आदि करने लगी। 18 वर्ष की होने के बाद निर्मला के अम्मा और पिताजी उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे। निर्मला की फोटो सभी को पसंद आ जाती, लेकिन लेने देने पर बात अटक जाती थी। एक लड़का बहुत ही पैसे वाले घर का था। घर वालों की कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन लड़का कुछ नहीं करता था। निर्मला की अम्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि बैठे बैठे तो डूंगर भी खत्म हो जाते हैं, बाप के पैसे से कितने दिन चलेगा। फिर निर्मला के लिए रमेश का रिश्ता आया। रमेश घर का सबसे बड़ा बेटा था। घर में कुछ नहीं था, लेकिन लड़का सरकारी नौकरी में है। ये सोचकर निर्मला की अम्मा और पिताजी बात आगे बढ़ाने लगे। लड़के पर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी। निर्मला की अम्मा और पिताजी को लड़का जच गया। लड़का और लड़की को एक दूसरे से मिलवा दिया गया। लड़का को लड़की पसंद आ गई थी। दान दहेज को लेकर रमेश के घर वालों ने इस रिश्ते को ना करने की सोची थी, लेकिन रमेश ने 2 टुक शब्दों में कह दिया था कि शादी तो इसी लड़की से करूँगा। निर्मला का विवाह रमेश से तय हो गया था। निर्मला के अम्मा पिताजी ने अपनी स्थिति के अनुसार निर्मला की शादी कर दी। निर्मला अपने ससुराल में आ गई थी। ससुराल में आते ही निर्मला के जीवन में संघर्ष का दौर प्रारंभ हो गया था, जो कि अब उसके बच्चों के अपने पैरों पर खड़े होने के बाद थमा। निर्मला साड़ी अलमारी में रखकर बिस्तर पर लेट गई थी। निर्मला को आज साड़ी से भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो गई थी। वे अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठा सकती थी। निर्मला ने तो शादी के बाद सिर्फ अपने कर्तव्य ही पूरे किए थे। स्त्री के अधिकार भी होते हैं, ये तो उन्होंने जाना ही नहीं था। निर्मला के मायके का घर क्या हवेली थी। एक चौकी बड़ी सी हवेली, खुला खाला घर था। ससुराल में 4 कमरों का छोटा सा घर में रहने वाले निर्मला सहित 13 जने थे। निर्मला के ससुर और चाचा ससुर साथ में ही रहते थे।
निर्मला की दादी सास भी थी। निर्मला के पति रमेश, 3 भाई और 3 बहनें थी। 2 ननदों की शादी हो चुकी थी, 2 देवर और 1 ननद कुंवारी थी। चाचा ससुर के भी 3 बच्चे थे। रमेश की नौकरी शहर में थी, लेकिन निर्मला को कुछ दिन तो ससुराल के गांव में ही रहना था। निर्मला के ससुर जी एक दुकान में मुनीमगिरी करते थे। जितना कमाते नहीं थे, उससे ज़्यादा उनका खर्चा था। सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते थे, धोती और कुर्ते पर कलफ लगवाते थे और फिर उनके कपड़े धोबी के पास इस्त्री होने के लिए जाते थे। घर में बच्चों को कभी दूध नहीं मिलता था, लेकिन ससुर जी को प्रतिदिन मिलता था। निर्मला की सास फूड थी। निर्मला के पति रमेश और दूसरे बच्चों को दादी सास ने ही पाला था। चाची सास ही बच्चों के कपड़े आदि धो देती थी। चाचा ससुर आधे समय घर पर बैठकर खाते थे और आधे समय कमाने जाते थे, ऐसा निर्मला ने सुना था। लेकिन जब से निर्मला की शादी हुई थी, तब से चाचा ससुर घर पर ही थे। निर्मला की सास एक सुगढ़ गृहिणी नहीं थी और घर पर दादी सास की चलती थी। झगड़ालू और दबंग प्रवृत्ति की होने के कारण घर के सभी निर्णय चाचा ससुर लेते थे। निर्मला के चाचा ससुर इस शादी से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें अच्छा अनुरूप दान दहेज नहीं मिला था। शादी के दौरान घटी 2 घटनाओं के कारण भी चाचा ससुर बहुत ही रुष्ट थे। निर्मला की शादी में दाल का हलवा बनवाया गया था। घी की तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए शुद्ध देसी घी का हलवा बना था। हलवे की खुशबू से पूरा जनवासा महक उठा था। निर्मला के पिताजी ने हलवे में डालने के लिए बादाम और काजू भी मंगवा रखे थे। हलवाई ने निर्मला के पिताजी से कहा कि काजू और बादाम भंडारे से मंगवा दीजिए। निर्मला के फुफेरे भाई ने 1.5 होशियारी दिखाते हुए सुझाव दिया कि काजू बादाम तो रहने दीजिए मामा जी, मूंगफली डलवा देते हैं, वही बात है। निर्मला के पिताजी बेचारे सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने अपने भांजे की बात मान ली। वैसे भी दुनिया में काम बनवाने वालों से ज़्यादा काम बिगाड़ने वाले मौजूद है। मूंगफली हलवे में मिला दी गई। घी की जगह हलवे में मूंगफली के तेल की महक आने लग गई। बारातियों ने हलवे को मुंह तक नहीं लगाया, ऊपर से कहा कि तेल का हलवा खिलाकर बारातियों की बेइज्जती कर दी है। तब जैसे तैसे कुछ भले मानसों ने स्थिति संभाली। शादी के बाद बारात निर्मला को विदा कराकर लेकर चली। निर्मला और उनके पति रमेश एक अलग गाड़ी में थे और दूसरे बाराती एक बस में थे। बारातियों की बस को निर्मला के गांव से रवाना कर दिया गया था। बस कुछ दूर जाकर खराब हो गई। निर्मला के मायके वालों को ये पता नहीं चला। बाराती वहां नज़दीक ही स्थित किसी बगीचे में रुके। वहां पर चाचा ससुर और कुछ लोगों ने आटे, दाल और घी और उपलों की व्यवस्था की। कुछ लोग खाना बनाना जानते थे, उन्होंने दाल भाटी बनाई। 1-2 लोग पास के कस्बे में मैकेनिक ढूंढने गए। सब लोगों ने खा पी लिया। मैकेनिक भी आ गया और बस ठीक हो गई। तब तक निर्मला के मायके वालों को भी खबर हो गई थी। मायके वाले सब बारातियों के खाने के लिए खाना पैक करवा कर लाए। किसी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि सब पहले ही खा चुके थे। चाचा ससुर की ये शिकायत थी कि दान दहेज तो कुछ दिया नहीं और स्वागत सत्कार भी ठीक से नहीं किया। ससुर जी अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। वो परिवार के सागर में एक द्वीप की तरह थे, जो सागर में उठने वाले लहरों से बेपरवाह थे। निर्मला की शादी के बाद भी चाचा ससुर जब तब उसके ससुर जी को कहते रहते थे कि भाई साहब, अगर किशोरी जी कहीं भी मिले तो उन्हें 4 जूता मारिएगा। किशोरी जी निर्मला के पिताजी का नाम था। ये सुनकर निर्मला का हृदय चित्कार कर उठता था। उन्हें अपने ससुर जी पर गुस्सा आता था कि वो क्यों चुपचाप सुन लेते हैं। लेकिन निर्मला के ससुर जी ऐसे ही थे। उन्हें केवल अपनी ही फिक्र थी, परिवार से कोई मतलब नहीं था। खुद का अच्छा खाना और अच्छा पहना। ससुर जी के भरोसे तो शायद सभी बच्चों को भीख ही मांगनी पड़ती, लेकिन दादी सास जैसे तैसे चरखा काटकर, गोबर बीनकर, मूंगफली छीलकर घर को चला रही थी। बीच बीच में चाचा ससुर कुछ कमा लेते थे। निर्मला के पति रमेश की नौकरी लगते ही घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी। उनके साथ ही शादी के बाद निर्मला के लिए तो गृहस्थी का प्रारंभ ही तपस्वी जीवन की शुरुआत थी। गृहस्थी जीवन से बड़ी कोई तपस्या नहीं होती। न जाने फिर लोग तपस्या के लिए वैराग्य क्यों लेते हैं। शादी से पहले ही निर्मला ने सुन रखा था कि उसकी दादी सास बड़ी ही खुराट है और घर में उन्हीं की चलती है।
शादी के बाद उसने देख भी लिया था, लेकिन उसने ये सोच लिया था कि वो दादी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी और उनकी सोच को समझने का प्रयास करेगी और उनके अनुभव से सीखने का। जैसे जैसे निर्मला अपनी दादी सास को जानती गई, वो उनकी हिम्मत, बुद्धिमानी, मेहनत और जुझारूपन की कायल होती गई। उसकी दादी सास भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। उन्हें पीहर या ससुराल कहीं पर भी कोई सहारा देने वाला नहीं था। अपने दम पर अपने बच्चों को पाला पोसा और उनकी शादियां की। निर्मला की सास तो घर के काम काज में फूहड़ थी ही। दादी सास ने सिखाने की भी कोशिश की, लेकिन वो सीखने की इच्छुक नहीं थी। उनके बच्चों को भी दादी सास ने ही पाला था। निर्मला ने नोटिस भी किया था कि उसके पति अपनी माँ से ज़्यादा दादी के नज़दीक थे। फिर चाची सास की कमियां भी बड़ी बहू की गलतियां और कमियों के कारण ढक सी गई थी। चाची सास अंधों में कानी रानी जैसी थी। उनके बाद अब निर्मला घर में बहू बन के आई थी। अपनी सुशीलता और सुघड़ता के कारण निर्मला जल्दी ही अपनी दादी सास की आंखों का तारा बन गई। दादी जी अब जब तब अपनी दोनों बहुओं से कहती थी कि निर्मला इतनी गुणी और चतुर है कि इसके काम में कभी कोई गलती ही नहीं होती। जब ये गलती करेगी नहीं तो मैं इसे भला क्यों डांटूंगी? तुम्हें सिखाने के लिए ही तो डांटती हूँ। मेरे से ज़्यादा तुम्हारा अच्छा कौन सोच सकता है? मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी गृहस्थी में सुख शांति रहे, सब कुछ अच्छे से चले। दादी जी बड़ी किफ़ायत से घर चलाती थी। ऐसा ही वो अपनी बहुओं से चाहती थी। निर्मला के मायके में दूध दही की नदियाँ बहती थी, लेकिन यहाँ आधा लीटर दूध में सबके लिए चाय बनानी होती थी और फिर दूध बचाकर उसमें जावन देना होता था। दही में खूब सा पानी डालकर रायता बनाना होता था। निर्मला के मायके की छाछ भी उससे ज़्यादा गाढ़ी होती थी, लेकिन निर्मला ने सब कुछ अपने आप ही समझ लिया था। जब भी बहुएं अपने बाल धोती थी तो दादी जी बोलती थी कि अपने कपड़े बालों के आगे डाल लेना ताकि साबुन के पानी से कपड़े धुल जाए। सब्जी की कढ़ाई में कभी आटा गुथवाती थी या कभी पानी से धोकर वो पानी दाल में डलवाती थी। मजाल कभी दूध की भगोनी पर मलाई चिपकी रह जाए। निर्मला सभी काम दादी जी के अनुसार ही करती थी। वो कोई भी चीज़ बर्बाद होने नहीं देती थी। दादी जी ने तो निर्मला को आगे पढ़ने की भी अनुमति दे दी थी। वो तो रमेश ने अपने अहम के कारण मना कर दिया था। हर इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार दूसरों द्वारा उसके साथ किए जा रहे व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी और की नज़रों में जो बुरा है जरूरी नहीं वो आपके लिए भी बुरा हो। आज जब दादी जी का हाथ निर्मला के सिर पर नहीं है, शादी से लेकर उनके जिंदा रहने तक दादी जी ने उसे एक दिन भी डांट नहीं लगाई थी, बल्कि हमेशा उसका पूरा पूरा ख्याल ही रखा था। निर्मला दादी का दिल जीतकर अपनी एक तपस्या में सफल हो गई थी। अपनी दादी सास को याद करते हुए निर्मला की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क गए थे, जिन्हें उसने पोंछ लिया। हम इंसान ना तो ज़्यादा खुशी बर्दाश्त कर पाते हैं और ना ही ज़्यादा गम। ऐसा कुछ आज निर्मला के साथ भी हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसका मन भाग भाग कर अतीत की खिड़कियां खोल रहा था। निर्मला की एक ननद की शादी चाचा ससुर ने की थी। निर्मला को आज तक भी याद है कि चाचा ससुर कैसे जब देखो तब सुनाते रहते थे कि मैंने सुनीता की शादी की, सुनीता की शादी में ये दिया था, वो दिया था। लेकिन निर्मला के सास ससुर कुछ नहीं बोलते थे। निर्मला और रमेश ने तय कर लिया था कि चाचा जी की बेटी की शादी वही लोग करेंगे ताकि चाचा जी की रोज रोज सुननी ना पड़े। निर्मला कई बार सोचती कि लोग अगर किसी का करते हैं तो सुनाते क्यों हैं, इससे अच्छा तो करो ही मत। निर्मला की अम्मा कहती थी कि बार बार कहने से अच्छे कर्म का फल नष्ट हो जाता है। निर्मला का घर अब छोटा पड़ने लगा था। निर्मला के दोनों देवरों की भी शादी करनी थी। अभी इसी घर में सब रेलवे की डिब्बे की तरह फंस फंस कर रहे थे। रमेश को घर खर्च चलाने के साथ साथ पैसे भी बचाने थे ताकि बहन भाइयों की शादी हो सके और गांव में एक घर ले सके। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद निर्मला अपने पति रमेश के साथ शहर आ गई। रमेश और निर्मला ने एक कमरा किराए पर ले लिया था। मकान मालिक खुद अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ 2 कमरों में रहते थे। घर के बाकी 2 कमरे उन्होंने किराए पर दे रखे थे। दूसरा कमरा रमेश के ही एक साथी कर्मचारी ने ले रखा था। निर्मला के पति के पास खाने पीने के लिए 2-4 बर्तन ही थे।
एक गद्दा, तकिया, चादर और सर्दियों में ओढ़ने के लिए एक रजाई थी। निर्मला का पति खाना खुद से नहीं बनाता था। खाना वो कभी बाहर, कभी अपने किसी साथी के पास खा लेते थे। उन्होंने अपने पति के साथ जाकर एक स्टोव, एक कढ़ाई और एक परात खरीद ली थी। पति के साथ नई जगह पर उनकी छोटी सी गृहस्थी शुरू हो गई थी। एक कमरे का छोटा सा घर और 2 जन रहने वाले। निर्मला के पास काम ही कितना होता था। निर्मला सारा दिन बोर होती रहती थी। उधर उनकी मकान मालकिन 3-3 बच्चों के साथ पूरा दिन जूझती रहती थी। निर्मला ने उनकी कामकाज में मदद करना शुरू कर दिया। कभी वो उनके साथ बैठकर उनके बर्तन साफ करवा देती, कभी सफाई में मदद करवा देती, कभी बच्चों को रख लेती और कभी खाना बनवा देती। जब निर्मला उनके यहाँ खाना बनाती तो मकान मालकिन कहती, निर्मला अपने और भाई साहब के लिए स्टोव जलाओगी, यहीं अपने लिए 4 रोटियां सेक लो, सब साथ में ही खा लेंगे। अक्सर निर्मला शाम का खाना मकान मालकिन के पास ही खा लेती थी। मकान मालकिन के पास सिलाई मशीन थी। निर्मला अपने ब्लाउज आदि खुद सिलती थी। मकान मालकिन के भी फटे टूटे कपड़े वो सिल देती थी। एक बार मकान मालकिन ने कहा, यहाँ पास में एक टेलर की शॉप है, उससे ट्रेनिंग ले लो, फिर तुम हर नाप के ब्लाउज बना सकोगी, थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाभी जी, वो सिखाने के भी पैसे लेगा ना? निर्मला ने पूछा। नहीं लेगा, मैं उससे बात कर लूँगी। वैसे भी तुम्हें मुश्किल से 7-8 दिन लगेंगे, हाथ में तो तुम्हारी सफाई है ही, मकान मालकिन ने कहा। निर्मला आज भी मकान मालकिन द्वारा की गई उसकी मदद को भूली नहीं है। निर्मला की गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। निर्मला अपने पति का पूरा सहयोग कर रही थी। दादी, सास और अपनी माँ की सिखाई हुई बातों पर चलते हुए बड़ी किफ़ायत से घर चलाती थी और 4 पैसे बचा रही थी। निर्मला इसी बीच गर्भवती हो गई थी। कुछ महीनों बाद निर्मला वापस अपने ससुराल के गांव में आ गई थी। निर्मला ने एक बेटी को जन्म दिया। इतने दिनों बाद घर में कोई छोटा बच्चा हुआ था। निर्मला की बेटी को सभी लोग बड़े लाड से रखते थे। इसी बीच चाचा ससुर वापस काम करने चले गए थे। रमेश ने गांव में एक दूसरा घर खरीद लिया था। चाचा ससुर कमा रहे थे और निर्मला का पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया था। दादी सास दोनों जगह आती जाती रहती थी। उनका दबदबा अभी भी कायम था। दादी जी की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सब लोग कांपने लग जाते थे। लेकिन चाचा ससुर से तो दादी भी डरती थी। पुरुष अपनी पत्नी, बेटी, बहन, यहाँ तक कि माँ को भी दबाकर रखता है। निर्मला के दोनों देवरों की शादी एक एक करके हो गई थी, लेकिन दोनों देवर शादी के बाद ही अलग हो गए थे। किसी भी पारिवारिक समारोह में दोनों देवर किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं करते थे, लेकिन बड़ी नंदों के घर पर किसी भी प्रकार के आयोजन होने पर निर्मला के पति ही आर्थिक खर्चा वहन करते थे। देवरों से कभी कुछ मांगो तो उनका यही कहना होता था कि हमारा तो खुद का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है, भाई साहब की कमाई ज़्यादा है, उन्हीं से ले लो। इसी बीच निर्मला की दूसरी बेटी हो गई थी। दूसरी बेटी के जन्म से घर में शोक छा गया था। 20 दिन के बाद ही निर्मला को घर के कामकाज में लगा दिया गया था। ये उसकी बेटी को जन्म देने की सज़ा थी। तब उन लोगों को कौन बताता कि पुरुष का गुणसूत्र तय करता है कि बेटा होगा या बेटी। निर्मला एक बात अच्छे से जानती थी कि उसकी बेटियों की ज़िंदगी उसकी जैसी नहीं होगी। वो उन्हें खूब पढ़ाएगी और लिखाएगी ताकि वे दोनों अपने पैरों पर खड़े हो सके। धीरे धीरे निर्मला के पति भी ये स्वीकार करने लगे। चाचा ससुर फिर से घर पर आकर बैठ गए थे। उनकी बेटी 4 बार 12th में अनुत्तीर्ण हो गई थी। अब लड़की को घर में कितने दिन बिठाए। अब तो उसकी शादी की बात होने लगी थी। निर्मला और उनके पति को ही सारी जिम्मेदारी उठानी थी। निर्मला की ये चचेरी ननंद पूरी रात लाइट जलाकर पढ़ा करती थी, लेकिन फिर भी अनुत्तीर्ण हो जाती थी। वैसे भी घर के कामकाज ये कम ही करती थी, लेकिन परीक्षा के दिनों में तो पत्ता तक नहीं हिलाती थी। तेज इतनी थी कि सबसे लास्ट में अच्छे से घी डालकर अपनी मोयन वाली रोटी बनाती थी। अपना एक निजी संदूक रखती थी और उस पर हमेशा ताला लगाकर रखती थी। निर्मला की एक दूर की बुआ की बेटी थी। उनका लड़का शादी लायक था। चचेरी ननंद की बात चलाई गई और लड़का लड़की को देखने के लिए आया। निर्मला के पति और ससुराल वालों ने लड़के वालों को झूठ बोला था कि लड़की 10वीं पास है।
निर्मला के भांजे यानी कि लड़के को संदेह हो गया कि लड़की ने 10वीं पास नहीं की है। उसने निर्मला की चचेरी ननंद से एक किताब पढ़वा ली और झूठ पकड़ा गया। उसने लड़की की 10वीं की अंक तालिका मांग ली। निर्मला के ससुराल वालों ने उन बेचारों को बिना कुछ खिलाए पिलाए ये कहकर भेज दिया कि हमें तो अपनी बेटी की शादी तुमसे करनी ही नहीं। शादी विवाह करवाने के लिए झूठ कल भी बोला जाता था और आज भी बोला जाता है। लोग ये क्यों नहीं समझते कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि झूठ की बुनियाद पर होने वाली शादियां भी हमारे देश में खूब निभ जाती है। निर्मला की खुद की बड़ी भाभी की शादी भी तो ऐसे ही हुई थी। निर्मला की अम्मा चाय की बहुत बड़ी शौकीन थी, वो आज भी है। एक लोटा भरकर चाय पीती थी और उस लोटे में कुछ आधा लीटर से थोड़ी कम ही चाय आती थी। इसी चाय प्रेम के कारण अम्मा ने बड़े भाई साहब की शादी बड़ी भाभी से करा दी थी। शादी से पहले उन्होंने या घर में किसी ने भी बड़ी भाभी को नहीं देखा था। बड़ी भाभी की आंखों में कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना वाला डिफेक्ट था। आज हम जानते हैं कि एक बीमारी है और इसका इलाज भी संभव है, लेकिन उस जमाने में इसे आंखें ढेरना कहा जाता था और इसे बड़ा ही अशुभ माना जाता था। बड़ी भाभी निर्मला की चाची के भाई की बेटी थी। निर्मला की ये चाची बाल विधवा थी। उन्हें लगता था कि उनकी भतीजी अगर इस घर की बहू बन जाएगी तो उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन बेचारी चाची भी तो भाभी के साथ कहाँ चैन से रह पाई थी। बुआ भतीजी में कभी बनी ही नहीं। बड़ी भाभी ने एक भी दिन ना तो निर्मला की अम्मा को और ना ही चाची को रोटी बनाकर दी। चाची ने मिशन भतीजी को घर की बहू बनाना शुरू किया। चाची इस कार्य में बड़ी ही पारंगत थी। उन्होंने और भी कई रिश्ते करवाए थे। वो लगातार अनुनय करती रहती थी। लड़के या लड़की की तारीफों के इतने पुल बांधती थी कि सामने वाला चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता था। अब चाची रोज सुबह उठकर चाय बनाती, वो भी चूल्हे पर, और अम्मा को आवाज लगाती, अरे खाटू वाली भाभी जी आ जाओ, चाय पी लो। पहले ज़्यादातर पीहर के गांव या शहर के नाम पर ही एक दूसरे को बुलाते थे। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अम्मा बहुत ही खुश हो जाती। सुबह सुबह उन्हें लोटा भरकर चाय जो मिल जाती। दोनों देवरानी जेठानी बैठकर चाय पीती और चाची अपनी भतीजी की तारीफ में कशीदे गाड़ती जाती। अरे खाटू वाली भाभी जी, ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। घर संभालने में छोरी का कोई जवाब नहीं, इतनी सेवा भावी है। आपको तो तिनका भी उठाने नहीं देगी। सुंदर तो ऐसी है कि नजर ही नहीं हटती। चाची और अम्मा की रोज चाय पर चर्चा चलती रहती। अम्मा रोज बड़ी भाभी की तारीफ सुनती और एक दिन चाची का मिशन कामयाब हो ही गया। अम्मा ने कहा, ठीक है चोमू वाली, जब इतनी बढ़िया लड़की है तो बात चला और एक दिन लड़की को देखने चलते हैं। चाची ने कहा, अरे भाभी जी, लड़की देखने में समय और पैसे क्या बर्बाद करने, अपने घर की ही तो बच्ची है। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? वैसे भी आपको या मुझे शादी से पहले कोई देखने थोड़ी ना गया था। ये तो आजकल के चौंचले हो गए हैं। ला शर्म तो कुछ बची नहीं आजकल के बच्चों में। मुझे तो ये देखना दिखाना बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता। फिर भी आप जोर देंगे तो। अम्मा पर चाची की रोज रोज की चाय और बातों का ऐसा जादू चल गया था कि अम्मा मान गई और लड़की को देखे बिना ही शादी तय हो गई। जब तक शादी ना हो गई तब तक चाची का चाय का कार्यक्रम जारी रहा। शादी के बाद जब तक अम्मा और चाची जिंदा रही, जब भी एक दूसरे से मिलती तो अम्मा कहती कि चोमू वाली, तूने तो मुझे चाय पिला पिला कर ठग लियो। और चाची कहती, खाटू वाली भाभी जी, तुमसे ज़्यादा तो मैं ठगी गई हूँ। तुम भी तो ताने दे देवो हो और भतीजी भी तो मुझे बिल्कुल पसंद ना करी। मैं तो समझती थी कि भतीजी बहू बन जाएगी तो बुढ़ापा चैन से कट जावेगो, लेकिन अब तो तुमसे और तुम्हारी दूसरी बहुओं से ही उम्मीद है। निर्मला के होठों पर अपनी चाची की बात याद करके मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा खिंच गई थी। लोग यूं ही कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग से बनती है। जोड़ियां तो निर्मला की चाची जैसे लोग बनाते हैं। निर्मला की ननंद के लिए एक लड़का और देखा गया। लड़के को लड़की पसंद आ गई और सब बातें तय हो गई। शादी के 15 दिन पहले ही ननंद निर्मला के ससुर जी और पति के पास पहुंच गई और कहने लगी कि मैंने आप पर कितना भरोसा किया था। मुझे लगता था कि मेरे अच्छे भविष्य के लिए आपसे अच्छा निर्णय तो कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन आप कैसे घर में मेरी शादी कर रहे हो? ऐसा कहकर चचेरी ननंद
फपक फपक कर रो पड़ी। सब लोग एकदम सकते में आ गए। शादी की सब तैयारियां हो गई है और एकदम से इस लड़की को क्या हो गया है? निर्मला के ससुर ने प्यार से पूछा, बेटा ऐसा क्या हो गया? लड़का तो तुमसे मिला ही था और तुम्हें पसंद भी था, तभी तो आगे बात बढ़ाई थी। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? ननंद ने रूहान से होते हुए बोला, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपाया। जितना हमें पता था उतना सब तुम्हें बताया ही था। सब दुखी भी थे और अचरज भी हो रहा था। मेरी सास सौतेली माँ है, सगी माँ नहीं। सास वो भी ऊपर से सौतेली। मेरी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। ननंद ने कहा, बेटा तुम समधन जी से मिली तो हो, हमेशा तुमसे कितना अच्छा व्यवहार करती है। अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर किसी के साथ रहे बिना उसके बारे में कोई राय मत बनाओ, निर्मला के पति ने समझाया। वही तो भाई साहब, थोड़ी देर तो वो दिखावा भी तो कर सकती है। उनके साथ रहने पर तो मेरी जिंदगी ही नरक बना देगी। खेती करके देखने पर ही पता चलता है कि कितनी मेहनत का काम है। दूर से तो सब चंगा ही चंगा दिखता है। ननंद ने कहा। निर्मला के ससुर जी ने कहा, देखो अगर तुम्हारा उनके साथ रहना संभव ना हो तो तुम अपने पति के साथ अलग हो जाना। तुम्हें अगर थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मैं खुद दामाद जी और समधी जी से बात करूंगा। निर्मला अपने ससुर की बातें सुनकर हैरान थी कि कैसे वो अपने घर की बेटी को अलग होने की सीख दे रहे हैं। जैसे तैसे ननद रानी को समझा लिया गया। वैसे भी समझने के सिवा लड़कियों के पास विकल्प ही क्या होता है। ननंद की शादी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। ननंद का टीका लिख गया और टीका लेकर सब भाई लोग उसके ससुराल पहुंचे। फल, मिठाइयाँ, सूखे मेवे आदि सभी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के खरीदे गए थे। कंवर साहब के लिए एक सूट भी बनवा दिया था। 2 तोले की सोने की चैन और 1 तोले की सोने की अंगूठी भी होने वाले जमाई को पहनानी थी। लेकिन ननंद के ससुर जी ने जिद पकड़ ली कि स्कूटर दो, टीका तो तभी लूंगा। दहेज प्रथा आज भी ज्यों की त्यों कायम है। पता नहीं लड़कों का स्वाभिमान कहाँ चला जाता है। अपने कलेजे का टुकड़ा तो दो, साथ ही दान दहेज भी दो। हम भारतीय तो अपनी कमाई और बचत सिर्फ 2 ही जगह खर्च करते हैं, एक तो बड़ा सा घर बनाने में और दूसरा शादी में। निर्मला के पति ने टीके में फ्रिज, मिक्सर, टीवी तो दिया ही था। तब की तब वहाँ रहने वाली दूर की बुआ से पैसे उधार लिए और ससुर जी को दिए। उसके बाद ननंद का टीका हुआ। ननंद की शादी अच्छे से हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। ननंद की सास के सरल और सेवाभावी स्वभाव के सभी कायल थे। ननंद को भी जल्दी ही समझ आ गया कि वो जैसा सोच रही थी उसकी सास, सौतेली सास वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ननंद के जरा सा सिर में दर्द होने पर सास उसे किसी काम के हाथ तक नहीं लगाने देती थी। उसकी पसंद की अदरक वाली चाय उसे बनाकर देती थी, सिर पर बाम मलती थी। यदि निर्मला या उसके पति या घर का कोई भी सदस्य ननंद के ससुराल जाता तो सासू माँ कहती, बेटा तुम इनके पास बैठकर आराम से बातें करो, चाय नाश्ता मैं सब देख लूँगी। निर्मला की इस ननंद ने अपने पीहर का कोई भी फंक्शन कभी मिस नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे सासू माँ घर संभाल लेती थी। निर्मला यही कहती थी, दीदी पिछले जन्म में जरूर आपने मोतीदान किए होंगे जो ऐसी सास मिली। कर्म सिद्धांत हम इंसानों को दिलासा देने वाला बड़ा ही अच्छा सिद्धांत है। निर्मला भी तो यही सोचकर अपने कर्तव्यों का पालन करती रही थी। पिछले बुरे कर्मों को अब भुगत रहे हैं, अब तो अच्छे कर्म कर ले। निर्मला के पति की कमाई अच्छी थी, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा थे कि हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती थी। सारे सामाजिक व्यवहार निर्मला और उसके पति को ही निभाने होते थे। रिश्तेदारी में होने वाले शादी विवाह, जन्मोत्सव आदि सभी में लेन देन निर्मला और उसके पति को ही करना होता था। निर्मला भी एक समझदार पत्नी की तरह बिना उफ किए अपने सारे फर्ज निभा रही थी। घर पर सिलाई करके पति की आर्थिक मदद करने की कोशिश भी करती थी। अपनी बच्चियों को अपने हाथ से बने हुए कपड़े पहनाती थी। चादर अगर फट जाती थी तो उससे पिलो कवर बना लेती थी। फटे हुए कपड़ों से गुदड़ी, पायदान आदि बना लेती थी। निर्मला के हाथों में बरकत थी। निर्मला तीसरी बार गर्भवती हुई। निर्मला के ससुराल वालों को पोता जो चाहिए था। निर्मला की बड़ी देवरानी के भी एक बेटी हो गई थी। निर्मला खुद भी बेटा चाहती थी ताकि दोनों देवरानियों के सामने उसे नीचा ना देखना पड़े। बेटे को जन्म देने वाली स्त्री का मान सम्मान थोड़ा बढ़ जाता है। निर्मला डिलीवरी के लिए अपने ससुराल ही आ गई थी।
निर्मला को मरी हुई बेटी हुई। निर्मला ने अपनी सास और दादी सास से अनुनय किया कि उसकी सफाई करवा दे, लेकिन उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में निर्मला की एक ना सुनी। महिलाओं के स्वास्थ्य को अंतिम पायदान पर जो रखा जाता था। निर्मला अपनी बच्चियों को लेकर पति के पास लौट गई थी। निर्मला की बड़ी बेटी स्नेहा स्कूल जाने लग गई थी। उसे स्कूल जाते हुए 6 महीने होने को आए थे, लेकिन वो कैसे कबूतर हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर भी लिखना सीख नहीं पाई थी। निर्मला ने उसे सिखाने के सभी तरीके अपना लिए थे, लेकिन सब व्यर्थ। एक दिन निर्मला को हल्का सा बुखार चढ़ा। निर्मला ने दवाई ले ली। दवा के कारण निर्मला के सारे शरीर में चकत्ते हो गए थे। निर्मला को उसके पति सीधे हॉस्पिटल लेकर गए। निर्मला की हालत बिगड़ने लगी। निर्मला को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। ये छोटा शहर था। डॉक्टर ने राजधानी के हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस में निर्मला को राजधानी के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। निर्मला की बच्चादानी में मरी हुई बच्ची के कुछ टुकड़े रह गए थे। उन्हीं से पूरे शरीर में जहर फैल गया था। निर्मला लगभग 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। निर्मला के बचने की उम्मीद कम ही थी। डॉक्टर ने भी दवा के साथ साथ दुआओं पर भरोसा करने के लिए कहा था। निर्मला की दोनों बेटियां गांव में दादी के साथ थी। निर्मला की चाची सास निर्मला के साथ थी। दोनों छोटी बच्चियां रोज घर के पास ही मंदिर में जाती थी और भगवान से अपनी मम्मी को जल्दी से सही करने की प्रार्थना करती थी। निर्मला की अम्मा भी अपनी बेटी की सलामती के लिए हर मंदिर और देवरे में चक्कर लगा रही थी। कहते भी हैं कि एक औरत के मरने से बच्चों की माँ और माँ की बेटी मरती है, पति की तो दूसरी पत्नी आ जाती है। गांव में ही स्नेहा को पढ़ाने के लिए एक सर को लगाया गया था। निर्मला की अटूट इच्छा थी या स्नेहा का अपनी माँ को खोने का डर या सर के पढ़ाने का तरीका। स्नेहा को कैसे कबूतर ही नहीं पूरी वर्णमाला आ गई और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। निर्मला के जीने की इच्छा और उसके हौसले ने बीमारी को हरा दिया और निर्मला सही होकर अपनी बच्चियों के पास लौट आई। निर्मला को तब डॉक्टर में ही असली भगवान नजर आए थे। उस दिन निर्मला ने सोच लिया था कि वो अपनी एक बेटी को डॉक्टर बनाएगी। आज निर्मला की छोटी बेटी डॉक्टर बन गई थी। निर्मला की बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो गया था। ये वो दौर था जबकि भारत में ना तो मेडिक्लेम पॉलिसी होती थी और ना ही लोग इक्का दुक्का पॉलिसीज के बारे में जागरूक थे। लोगों के पास पॉलिसी लेने के शायद पैसे भी नहीं होते थे। मानव एक सामाजिक प्राणी है। हम भारतीय तो जीते ही समाज के लिए हैं। पूरी जिंदगी यही सोच सोच कर निकाल देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों में इज्जत बनी रहे। निर्मला और उसके पति की जमा पूंजी बीमारी में खर्च हो गई थी। इतना ही नहीं, खर्चों की पूर्ति के लिए निर्मला के पति को कर्ज भी लेना पड़ा था। ननंद और देवरों की शादी का कर्ज पेट पर पांति लगाकर जैसे तैसे चुका दिया था और सोचा था कि थोड़े पैसे बचा लेंगे तो ननंद की शादी बिना कर्ज लिए कर देंगे। निर्मला की सबसे छोटी ननंद शादी लायक हो गई थी। निर्मला के पति के साथ के लोगों की पत्नियां बड़ी ठाट बाट से रहती थी। उस जमाने में भी झाड़ू पोछा बर्तन वाली लगाकर रखती थी। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला की दोनों बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। निर्मला खुद ही उन्हें पढ़ाती थी। दोनों बच्चियां भगवान की कृपा से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। निर्मला तो बस उन्हें अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। निर्मला को अभी भी कमजोरी थी। उसके खान पान पर भी काफी प्रतिबंध लगे हुए थे। निर्मला अपने पति के साथ नहीं गई थी। निर्मला की ननद के लिए भी लड़का देखा जाने लगा और एक जगह बात बन भी गई। लड़के वालों की कोई मांग नहीं थी, लेकिन बारात का स्वागत अच्छा चाहिए था। निर्मला के पति दूसरी बेटी के होने पर दुखी से अपने दोस्तों के बीच बैठे हुए थे। तब उनके एक दोस्त ने कहा, दुखी मत हो, मैं तुझे शहर में 2 जमीनें दिलवा देता हूँ। जमीनों को बेचकर बेटियों की शादी आराम से हो जाएगी। लेकिन जमीन खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? निर्मला के पति ने कहा, चिंता मत कर, मेरे पिताजी ने ही कॉलोनी काटी है। पैसे जब तेरे पास हो तब दे देना, दोस्त ने कहा। निर्मला के पति ने दोनों जमीनें खरीद ली थी और धीरे धीरे टुकड़ों में जमीनों के पैसे भी चुका दिए थे। अब ननंद की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करना था। निर्मला ने कहा कि 1 जमीन बेच देते हैं, बेटियों के भाग्य में जो होगा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन निर्मला के पति ने यह कहकर मना कर दिया कि
लड़की की शादी के लिए उधार मिल ही जाएगा। हम समय पर पैसे चुका देते हैं, इसलिए भी उधार मिलने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ पैसा कमेटी से उठा लेंगे, जमीन नहीं बेचेंगे, अचल संपत्ति बार बार नहीं बनती। ननंद की शादी की तैयारियां होने लगी। दोनों देवरों ने तो हमेशा की तरह किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया था। शादी के कामकाज में दुनिया दिखावे के लिए मदद कर रहे थे। निर्मला के कंधों पर पूरी शादी की भागदौड़ थी। शादी वाले घर में 50 काम होते हैं। रसोई की जिम्मेदारी निर्मला की दोनों देवरानियों की थी। रसोई के लिए हर वस्तु की पुरगस व्यवस्था निर्मला और उसके पति ने कर दी थी। दोनों देवरानियों को तो बस बनाना और खिलाना भर था। निर्मला ने बाकी ऊपर के कामों की कमान संभाल रखी थी। निर्मला के भाई भाभी भी शादी में आए हुए थे। निर्मला की भाभी उसकी पूरी मदद कर रही थी। शादी अच्छे से संपन्न हो गई थी और दुल्हन विदा हो गई। सब रात के जगे हुए थे और कई दिनों से थके हुए थे। सभी लोग आराम करने लगे। जिसे जहाँ जगह मिली वो वहीं लुढ़क गया था। निर्मला की भाभी उसके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाकर लाई और उसे दी। भाभी, कब से एक चाय की तलब थी। चाय के बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। लोग नींद भगाने के लिए चाय पीते हैं और मैं नींद लाने के लिए। दीदी, आप बहुत थक गई हो ना। ऐसा कहकर निर्मला की भाभी के टपर टपर आंसू टपकने लगे। क्या हुआ भाभी? निर्मला ने कहा। दीदी, आप इतना काम करते हो और आपने और जीजा जी ने अपनी बच्चियों के मुंह से निवाले छीनकर सारी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभाई है। भाभी ने आंसू पोंछते हुए कहा। भाभी, अपने परिवार के लिए ही तो किया है। परिवार का प्यार और सम्मान जीतने के लिए बहुत कुछ हारना पड़ता है, निर्मला ने कहा। लेकिन दीदी, अगर परिवार फिर भी प्यार ना दे तो? भाभी ने कहा। दीदी, मैं किसी की चुगली नहीं कर रही, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई है इसलिए आपको बता रही हूँ। कल मैं लेटी हुई थी, आपकी दोनों बड़ी नंदे बातें कर रही थी। उनको पता नहीं था कि मैं वहीं लेटी हुई हूँ, भाभी ने कहा। फिर क्या हुआ? निर्मला ने पूछा। आपकी नंदे कह रही थी कि दोनों छोटी भाभियाँ कितना काम करती है, बेचारियों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। उन्होंने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया, भाभी ने कहा। भाभी की बातें सुनकर निर्मला को भी एक बार तो तकलीफ हुई, लेकिन फिर बोली, कोई बात नहीं भाभी, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है, फिर हम तो केवल अपना फर्ज निभा रहे हैं। दीदी, बड़े लोगों ने सही कहा है कि समझने वाले का मरण होता है। अब आप सो जाओ। भाभी ऐसा कहकर चाय का कप रखने चली गई थी। अपनी हर ख्वाहिश को दबाया, जहाँ बोलना था वहाँ भी चुप्पी को अपनाया। अपनों की गलतियों को माफ़ किया, अपने आप को भुला दिया और उसके बाद भी हार गई, लेकिन फिर भी सबका प्यार नहीं जीत सकी। ऐसा सोचकर निर्मला की आंखों से ना चाहते हुए भी 2 आंसू लुढ़क ही गए थे। आज वही दोनों नंदे निर्मला की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। दोनों देवरानियां तो अपनी नंदों को फोन तक नहीं करती, नंदे बहुओं वाली हो गई है। अपने दुख सुख की सब निर्मला से कह लेती है। उम्र बढ़ने के साथ ननद भाभी दोस्त बन जाती है, क्योंकि दोनों ही बुढ़ापे में आने वाली समस्याओं जैसे अकेलापन, बच्चों की उपेक्षा, बहुओं के नाज नखरे से जूझ रही होती है। वैसे निर्मला की बीच वाली ननंद भी तो उसके साथ सोनू निगम के म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाएगी, तब उसकी नई साड़ी देखकर खूब जल भून जाएगी। निर्मला को 2 ही बेटियां थी। निर्मला की बुआ ने अपने एक बेटे की शादी ऐसी लड़की से करने से मना कर दिया था जिसका कोई भाई नहीं था। निर्मला इन सब कारणों से एक बेटे की मां बनना चाहती थी और निर्मला एक बार फिर गर्भवती हुई और इस बार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो ही गई। निर्मला अपनी दोनों देवरानियों से पहले एक बेटे की मां बन गई थी। समय तेज गति से आगे बढ़ रहा था। निर्मला की बच्चियों की स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के कगार पर थी। अब बच्चियों को शिक्षा दिलवाने के लिए किसी बड़े शहर में शिफ्ट होना जरूरी था। निर्मला बच्चियों की बड़ी कक्षाओं की पढ़ाई के कारण ससुराल में ही शिफ्ट हो गई थी। बार बार स्कूल बदलने से बच्चियां डिस्टर्ब होती थी। निर्मला के पति का कहना था कि पास के शहर में ही जमीन है, वही घर बनाकर शिफ्ट हो जाते हैं। निर्मला राजधानी में शिफ्ट होने के पक्ष में थी, क्योंकि नज़दीक के शहर में उस शिक्षा के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं थे। निर्मला ने 2 टूक अपने पति को कह दिया था, अगर नज़दीक के शहर में घर बनाया तो मैं शिफ्ट नहीं होऊंगी, मैं तो गांव के घर में ही रहूंगी। पहली बार अपनी बच्चियों की खातिर निर्मला ने जिद पकड़ ली थी, नहीं तो आज तक वो
अपने पति की हर बात मानती आ रही थी। एक माँ अपने बच्चों के लिए ईश्वर तक से भिड़ जाती है, ये तो महज निर्मला के पति थे। निर्मला के पति भी समझ गए थे कि निर्मला को मनाना मुश्किल है, लेकिन अब राजधानी में घर कैसे बनाए। पास में कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। नजदीक के शहर की दोनों जमीनें बेच देते हैं, उस पैसे से राजधानी में घर बन जाएगा। दोनों बच्चियां पढ़ने में अच्छी है, मुझे विश्वास है कि अच्छा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। शादी जैसे होनी होगी हो जाएगी, निर्मला ने अपने पति से कहा। निर्मला के पति भी निर्मला की बात से सहमत थे। उनकी बेटियों की प्रतिभा की जानकारी उनके बॉस तक को थी। उनके बॉस भी उन्हें जब तब सुझाव देते रहते थे कि अपनी बच्चियों की अच्छी शिक्षा दीक्षा में निवेश करो। भाग्यशाली लोगों के बच्चे ही प्रतिभावान होते हैं। देखना तुम्हारी बेटियां तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इंसान पर उसके आसपास के माहौल का प्रभाव पड़ता है। निर्मला के पति भी अब शादी से ज़्यादा बच्चियों के करियर के बारे में सोचने लगे थे। उन्हें निर्मला की बात जच गई थी। दोनों जमीनें बेचकर राजधानी में जमीन खरीद ली गई और घर बनवाना शुरू कर दिया था। निर्मला जमीन बेचकर मिले पैसों को एक दिन के लिए भी घर पर नहीं रखना चाहती थी। अगर घर पर रह जाता तो कहीं ना कहीं उपयोग लेना पड़ ही जाता। घर क्या, बस ईंट पत्थरों का ढांचा भर था। पेंट आदि करवाने के लिए पैसे नहीं थे। निर्मला अपनी बच्चियों और बेटे के साथ घर में शिफ्ट हो गई थी। उसे तो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए बस एक छत चाहिए थी, जो उसे मिल गई थी। आज निर्मला के पति निर्मला के इस निर्णय की प्रशंसा करते नहीं आगाते। निर्मला की दूरदृष्टि कहे या जिद, राजधानी में इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी बन गई थी। निर्मला लेटे लेटे अपनी घर की दीवारें बड़े प्यार से निहारने लगी थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को निरखती है। निर्मला अपने तीनों बच्चों, 2 बेटियां और बेटे के साथ बड़े शहर यानी कि राज्य की राजधानी में शिफ्ट हो गई थी। निर्मला के पति का सरकारी नौकरी के कारण एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरण होता रहता था। जब बच्चे छोटे थे तब निर्मला भी पति के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। नई जगह पर किराए का घर ढूंढो, सब कुछ सेट करो, नया सर्कल बनाओ, लोगों से तालमेल बढ़ाओ और एक दिन फिर से फुर उड़ जाओ। अब बच्चियां बड़ी कक्षाओं में आ गई थी, अच्छे से पढ़ लिख सके, इसलिए निर्मला एक ही जगह पर रहना चाहती थी। निर्मला के सास ससुर गांव में निर्मला के साथ ही रहते थे, लेकिन जब निर्मला बच्चों की पढ़ाई के कारण नए शहर में शिफ्ट हो रही थी, तब सास ससुर को चाचा ससुर ने भड़का दिया और उन्होंने अपने बड़े बेटे और निर्मला के साथ जाने से 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया था। मम्मी जी, बाबूजी, अगर कोई हारी बीमारी हुई तो आपको कौन देखेगा? बच्चों की खातिर जाना पड़ रहा है। अगर हमारे साथ नहीं जाना तो देवर जी के पास जाकर रहो। ऐसे अकेले गांव में रहोगे तो पूरे गांव में हमारी बदनामी होगी, निर्मला ने कहा। लेकिन निर्मला के सास ससुर टस से मस नहीं हुए। निर्मला और उसके पति दोनों ने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। आप जिन लोगों की बातों में आकर चलने से मना कर रहे हैं, वो लोग आपको निहाल करेंगे। अपना बुढ़ापा खराब मत करो भाभी और बाबूजी, निर्मला के पति ने कहा। निर्मला के पति अपनी माँ को भाभी कहकर बुलाते थे। अपने चाचा को देख सुनकर उन्होंने भाभी बोलना शुरू किया होगा और फिर बाद में किसी ने उन्हें टोका नहीं और ये आदत ही बन गई थी। दोनों बच्चियों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिला दिया था। बड़ी बेटी स्नेहा के पास साइंस मैथ था और छोटी बेटी नेहा अभी 12th में थी। दोनों बच्चियों को कोचिंग में प्रवेश दिलवा दिया गया। बेटा ऋषभ 5th क्लास में था। स्नेहा और नेहा ने जिद करके भाई ऋषभ को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डलवा दिया था। मम्मी, अब कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, ऋषभ को इंग्लिश मीडियम में ही डालेंगे, बड़ी बेटी स्नेहा ने कह दिया था। स्नेहा अब काफ़ी समझदार हो चली थी। निर्मला और उनके पति को भी स्नेहा की बात जच गई थी। वैसे भी घर परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों से अब निर्मला और उसका पति मुक्त हो गए थे। सभी देवर नंदों की शादी हो चुकी थी और अब शहर में रहने के लिए बिना एक पैसे का कर्ज लिए सिर पर छत हो गई थी। निर्मला और उनके पति ने घर के निर्माण से पहले ही ये निर्णय कर लिया था कि घर की एक ईंट भी उधार के पैसे से नहीं लाएंगे। जैसे ही पास के पैसे खत्म होंगे वैसे ही घर का काम रोक देंगे। निर्मला और उसके पति जानते थे कि अब बच्चियों के खर्चे बढ़ जाएंगे, उस शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। निर्मला ने घर खर्चे में मदद के लिए पेइंग गेस्ट रखने का निश्चय किया। उसने आसपास कई महिलाओं को पेइंग गेस्ट रखते हुए देखा था।
निर्मला के पति ने इसका विरोध किया और निर्मला दोबारा ज़्यादा कहे जाने पर गुस्से में उसने निर्मला पर हाथ उठा दिया था। स्नेहा और नेहा बड़ी हो गई थी, इसलिए निर्मला ने आज अपने पति को 2 टूक कह दिया था कि आज तो हाथ उठा दिया है, लेकिन आज के बाद नहीं। निर्मला ने पेइंग गेस्ट रखने का विचार त्याग दिया था। 6 महीने बाद निर्मला की सास सीढ़ियों से गिर गई थी। देखने दिखाने वाला कोई नहीं था। निर्मला के पति छुट्टी लेकर आए और किराए की गाड़ी लेकर उन्हें गांव से लेने गए। दोनों सास ससुर अब अपने बेटे के साथ आ गए थे। छोटे ही नहीं, बड़े भी कई बार बड़ी गलतियां करते हैं। निर्मला की सासू माँ की हाथ की हड्डी टूट गई थी, उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ गया था। उधर एक दिन निर्मला के ससुर जी को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उनका ऑपरेशन हुआ। निर्मला के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। निर्मला की नंदे मेहमानों की तरह एक एक दिन आकर अपने मम्मी पापा को देखकर चली गई थी। सहयोग करना तो दूर की बात, निर्मला को 2 बातें सुना और गई थी। सबसे बड़ी ननंद बोली कि भाभी को दिन में कम से कम 2 बार दूध देना, बाबूजी को एप्पल तो मंगवा कर दे दिया करो। दूसरी वाली बोली कि निर्मला, बाबूजी के पैरों में अच्छे से तेल लगाकर मालिश किया करो। सबसे छोटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने कहा कि निर्मला भाभी, बाबूजी की रोटी पर अच्छे से घी लगाया करो। बुजुर्ग आदमी को मुलायम रोटी चाहिए होती है। दीदी, जो हम खाते हैं वही सब कुछ मम्मी जी और बाबूजी को खिलाते हैं। बाबूजी दिल के मरीज है तो घी तो कैसे खिलाऊं। निर्मला इतना सा कहकर अपनी रसोई में चली गई थी। निर्मला खाना बनाती जा रही थी और उसके आंसू झरते जा रहे थे। तन मन और धन से सबके लिए किया और करती ही जा रही है, फिर भी उसे जरा भी यस नहीं, बल्कि सब उसे ही ज्ञान देने चले आते हैं। बीच वाली दीदी की तो आर्थिक स्थिति अच्छी ही है, खुद ही बाबूजी के लिए आज कुछ फल ले आती। ऊपर वाला सब देखता है। निर्मला के आंसू बस दूर जारी थे। देवर देवरानी का तो वैसे ही कोई सहारा नहीं था। निर्मला और निर्मला के पति को अपने परिवार से ना तो आर्थिक सहायता मिली और ना ही भावनात्मक सहयोग। अक्सर ऐसा ही देखने में आता है, संयुक्त परिवार में जो ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है उसी पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती है। निर्मला की तपस्या जारी थी। उसे लगता था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसके बच्चों को जरूर मिलेगा। निर्मला के सास ससुर ठीक होने लग गए थे, लेकिन वृद्धावस्था में कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। निर्मला उनकी अच्छे से देखभाल कर रही थी। निर्मला के पति भी अपनी नौकरी पर लौट गए थे। निर्मला की एक पड़ोसन अपने पति के पास शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि उनके पति मधुमेह से पीड़ित थे और उन्हें खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। उन्होंने निर्मला से निवेदन किया कि आप मेरे दोनों बेटों को 2 समय खाना खिला देना। आप जो अपने लिए बनाओ वही उन्हें खिला देना। आप मान जाओगी तो मैं बेफिक्र होकर चली जाऊंगी। जितने पैसे टिफिन वाले को देते उतने ही आपको दे देंगे, लेकिन आपके हाथ का खाना, घर का खाना तो माँ का खाना होगा। निर्मला ने उन्हें हाँ कह दिया था और पहले 2 टिफिन के साथ निर्मला ने अपना टिफिन सेंटर शुरू कर दिया। निर्मला ने अपने पति को फोन पर बता दिया था। वहाँ नहीं होने और निर्मला के बदले रूप के कारण निर्मला के पति ने कुछ नहीं कहा था। इस टिफिन सेंटर से होने वाली आय ने घर खर्च चलाने में बड़ा सहयोग दिया। निर्मला की बड़ी बेटी स्नेहा बॉर्नवीटा डालकर ही दूध पीती थी। निर्मला हमेशा राशन में एक बॉर्नवीटा का डब्बा भी मंगवाती थी। वो कैसे ना कैसे कर ब्योंत करके एक डिब्बा बॉर्नवीटा तो मंगवा ही लेती थी। निर्मला ने अपनी छोटी बेटी को साइंस बायो दिलवाया। वो उसे डॉक्टर बनाने का निर्णय बहुत ही पहले ले चुकी थी। निर्मला की बड़ी बेटी ने 12th के साथ ही राज्य द्वारा आयोजित किए जाने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास कर ली और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तब तक कंबाइंड एग्जाम शुरू नहीं हुए थे। सभी राज्यों की अलग अलग प्रवेश परीक्षा होती थी। कुछ बच्चे तो हर राज्य के लिए फार्म भरते थे। निर्मला और उनके पति है राज्य में बेटी को ले जाकर एग्जाम नहीं दिला सकते थे, इसलिए स्नेहा ने IITG और अपने राज्य की प्रवेश परीक्षा का फार्म भर दिया था। बिना तैयारी के तो IITG में चयन होने का सवाल ही नहीं उठता था। नेहा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। 2 बार प्रयास करने के बाद अंतिम रूप से उसका चयन हो गया था। बेटियों की उस शिक्षा के लिए फीस, किताबें आदि के लिए निर्मला के टिफिन सेंटर से बड़ी मदद हुई थी। अरे भाभी, ये बॉर्नवीटा कौन पीता है? एक दिन घर पर आई हुई निर्मला की नंद ने उससे कहा था, अरे दीदी, स्नेहा पीती है।
बिना ब्रोनवीटा के वो दूध नहीं पीती, इसलिए उसके लिए लाकर रखती हूँ। निर्मला ने अपनी नंद से कहा। भाभी, स्नेहा 20 साल की हो गई है, कुछ साल बाद आप उसकी शादी करोगे। ससुराल में कौन ब्रोनवीटा पिलाएगा? क्यों बेटी की आदतें बिगाड़ रही हो? ब्रोनवीटा लाना बंद कर दो। मेरी बात मानो तो। अपने अनुभव से कह रही हूँ, आपका अनुभव भी कौन सा भिन्न होगा। नंद ने कहा। आप कह तो सही रही हो दीदी, निर्मला ने जवाब दिया। हाँ भाभी, आपको तो याद ही होगा कि मुझे बूंदी के लड्डू कितने पसंद थे। यहाँ पर तो कैसे 4-5 लड्डू मैं अकेली ही खा जाती थी। शादी के बाद तो आधा लड्डू भी बड़ा सोच सोच कर खाती हूँ। कभी डर लगता है, कभी शर्म आती है, कभी सोचती हूँ लड्डू तो बच्चों को पसंद है। नंद ने कहा। दीदी, कम से कम आपको ये तो याद है ना कि आपको खाने में क्या पसंद था। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मुझे खाने में क्या पसंद था, क्योंकि अब मुझे कुछ नापसंद ही नहीं है। घर में जो कोई भी नहीं खाता मैं वो सब शौक से खा लेती हूँ। कभी कभी तो स्नेहा कहती भी है कि मम्मी, आप डस्टबिन हो क्या, जो सब कुछ बचा कुचा खा लेती हो। निर्मला ने अपनी नंद को बताया। तभी तो भाभी आपको बोल रही हूँ, बेटी की आदतें मत बिगाड़ो, ससुराल में कैसे रह पाएगी। नंद ने कहा। दीदी, मैं नहीं चाहती कि स्नेहा के साथ भी वही हो जो आपके और मेरे साथ हुआ। निर्मला ने कहा। क्या मतलब भाभी, ये तो हर लड़की की कहानी है। सभी के खाने पीने का ध्यान रखने के कारण ही तो हमें अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्नपूर्णा है इसलिए तो हमें अपनी नहीं दूसरों की इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। नंद ने कहा। नहीं दीदी, अन्नपूर्णा है इसलिए हमें सबकी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। सब में हमें खुद को भी शामिल करना चाहिए। जो गलतियां हमने की वो गलती मैं स्नेहा को नहीं करने दूंगी, इसलिए स्नेहा के लिए ब्रोनवीटा लाना बंद नहीं करूंगी, बल्कि उसे इस काबिल बनाऊंगी कि वो जब तक ब्रोनवीटा पीना चाहे ब्रोनवीटा पी सके। निर्मला ने कहा। आप सही कह रही हो भाभी, तब ननद ने कहा था। आज सही में स्नेहा अपनी ही नहीं अपनी मम्मी की ख्वाहिशें भी पूरी कर सकती है। अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए निर्मला मुस्कुरा दी थी। अच्छे से सेटल होने के बाद बच्चे निर्मला को टिफिन सेंटर के लिए हेल्पर रखने के लिए फोर्स कर रहे थे। वो हेल्पर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपना टिफिन सेंटर ही बंद कर दिया था। अब निर्मला को पैसे की ज़्यादा परेशानी नहीं थी। अपनी अधूरी ख्वाहिशों को वक्त देने के लिए उसे टिफिन सेंटर बंद करना ही बेहतर लगा था। वो अब अपने संगीत के शौक को पूरा करना चाहती थी। निर्मला ने अभी तक भी घरेलू सहायिका रखना शुरू नहीं किया था। एक तो उसे किसी का काम पसंद नहीं आता था और दूसरा उसका मन नहीं था कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक दूसरों पर क्यों निर्भर रहा जाए। बच्चे और रमेश सभी कहते रहते हैं कि एक घरेलू सहायिका रख लो, लेकिन निर्मला नहीं मानती है। आसपास के सभी पड़ोसी निर्मला के मेहनती स्वभाव के कारण उसकी प्रशंसा करते हैं। जिंदगी बड़ी अजब गजब है, निर्मला से बेहतर भला कौन जानेगा। जहां निर्मला पहले अपनी बच्चियों की खातिर अपने पति की मार बर्दाश्त कर लेती थी, वही अब अपनी बच्चियों की खातिर उसने आवाज उठाई थी। निर्मला के पति ऐसे तो बहुत अच्छे थे, निर्मला को मौत के मुंह से निकाल लाए थे। निर्मला की बीमारी के वक्त पैसा पानी की तरह बहा दिया था, लेकिन चांद में भी दाग होता है, फूल में भी कांटे होते हैं। वैसे ही निर्मला के पति को जब गुस्सा आता था वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करता था। निर्मला के पिताजी काफी शांत स्वभाव के थे। निर्मला ने अपने मायके में कभी किसी पुरुष को इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। निर्मला आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी, उसके मायके की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो वो कभी अपने पति का विरोध नहीं कर सकी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही निर्मला को पता लग गया था कि उसका पति गुस्से में अपना आपा खो बैठता है। शादी के 4-5 महीने बाद निर्मला की सास, चाची सास, दोनों नंदे, दादी सास आदि सभी एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी निर्मला का पति आया और उसे एक के बाद एक 4-5 थप्पड़ लगा डाले। निर्मला आश्चर्यचकित थी, बाकी सभी लोग भी एकदम सकते में थे। निर्मला ने सिर्फ इतना कहा, मैंने क्या किया है? तू इतनी जोर से हंस रही थी, तेरी आवाज बाहर सड़क तक जा रही थी, पति ने कहा। तब निर्मला की दादी सास ने सिर्फ इतना कहा कि नहीं, ये तो धीरे धीरे हंस रही थी। पति के जाने के बाद निर्मला की चाची सास ने उसे चुप कराते हुए कहा कि चुप हो जा बेटा, इस घर के तो सभी मर्द ऐसे हैं। तेरे चाचा जी तो अभी भी हाथ उठा देते हैं, तेरी सास ने क्या कम मार खाई है।
मर्द रोटी देवे है इसलिए मार खानी पड़े है। उसके बाद भी कभी कभी निर्मला के पति आपे से बाहर हो जाते थे, खाने की थाली उठाकर फेंक देते थे। लेकिन निर्मला तो इसी घुंटी को पीकर बड़ी हुई थी कि सहनशीलता औरत का गुण है। उसको डोली पर बैठाते हुए भी उसकी माँ ने यही कहा था कि बेटा डोली में जा रही है और अब वापस आए तो अर्थी में ही आना। जब बच्चे हो गए तो अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए निर्मला पति के इस रूप को सहन करती रही थी। लेकिन अब जब से स्नेहा और नेहा बड़ी हुई है तथा समझदार हुई है, तब से निर्मला को महसूस होने लगा कि अपनी मम्मी को पति द्वारा पिटता हुआ देखने से दोनों बच्चियों का शादी पर से विश्वास उठने लगा है। स्नेहा तो अक्सर कहती कि मम्मी मैं तो शादी नहीं करूंगी, गलती से भी पापा जैसे पति मिल गए तो। मगर निर्मला कहती कि नहीं बेटा, शादी से एक जीवन भर का हमसफर मिलता है। तब छोटी बेटी नेहा भी कह देती जैसा आपको मिला है मम्मी, शादी करके सिवाय दुख और तकलीफों के कुछ नहीं मिलता। बचपन से देखते आ रहे हैं, पापा और उनके घर वालों के लिए आप अपनी जान भी दे दोगे ना, तब भी वो खुश नहीं होंगे। अपनी बेटियों के कारण निर्मला में हिम्मत आ गई थी और फिर अब उसकी बेटियां उसके साथ थी, इसलिए वो उस दिन अपने पति को दो टुक कह पाई थी। हो सकता है अगर वो पहले आवाज उठाती तो उसके पति पहले ही सुधर जाते। उसने कभी विरोध किया ही नहीं और उसके पति को इसमें कभी कुछ गलत लगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बचपन से ही यही देखते आ रहे थे कि मर्द का काम है मारना और औरत का काम है मार खाना। अपने बगल में लेटे हुए रमेश को देखकर निर्मला सोच रही थी कि अब तो ये कितना बदल गए हैं। अब तो इनका गुस्सा पहले का 1% ही रह गया है। शुक्र है ऋषभ इनका जैसा नहीं है। आजकल की लड़कियां तो इतना झेलेगी भी नहीं, और सही है, झेलना भी नहीं चाहिए। हम तो मजबूर थे इसलिए झेल लिया। अच्छा है अब लड़कियों की स्थिति सुधर रही है। निर्मला की बेटी स्नेहा ने एक बार पूछा था कि मम्मा आपको कभी बुरा नहीं लगता? आपने सबके लिए इतना किया लेकिन कोई श्रेय नहीं, पापा भी आपको श्रेय नहीं देते। बेटा कभी इतना सोचा नहीं, तुम दोनों बहनें इतनी लायक हो गई हो। मुझे तो सिर्फ यही चाहिए था, फिर तुम मुझे इतना प्यार और सम्मान देती हो तो और क्या चाहिए। स्नेहा फिर अपने किसी जरूरी फोन कॉल पर बिजी हो गई थी, लेकिन आज निर्मला को याद आ रहा था कि उसे भी तो वो सब चाहिए था। कभी कभी निर्मला भी तो अपने पति रमेश से सिर्फ इतना ही चाहती थी कि रमेश उन्हें कुछ श्रेय दे दे, उसकी तारीफ में 2 शब्द ही बोल दे। लेकिन रमेश कभी कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, अब उन्होंने उन पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। शायद उन्हें लगता था कि कहने की जरूरत नहीं, निर्मला की मेरी जिंदगी में जो स्थान है वो उसे पता ही होगा। ऐसे ही गृहस्थी की गाड़ी चलते चलते निर्मला और रमेश की शादी को 20 साल हो गए थे। पूरी जिंदगी हंसते हंसते हर कदम पर रमेश का साथ देने वाली निर्मला अब धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगी थी। घर के अन्य लोगों पर लगातार प्यार लुटाने वाली निर्मला अब अंदर से खाली होने लगी थी। हर बात पर झुंझलाने लगी थी। रमेश और बच्चों को समझ नहीं आता था कि निर्मला को क्या हो गया है। ऐसे ही दोनों एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गए थे। भाभी की तबीयत आजकल खराब रहती है। वहाँ रमेश ने अपने चचेरी बहन से अपनी माँ के बारे में बात करते हुए कहा, अरे भाभी क्या हुआ? चचेरी बहन ने रमेश के साथ ही खड़ी निर्मला से पूछा। अरे इन्हें कुछ नहीं हुआ, अगर ये बीमार हो गई तो हमारे घर का तो बंटाधारी ही हो जाएगा। भगवान इन्हें हमेशा ही स्वस्थ रखे। मैं तो तेरी ताई जी की बात कर रहा था, रमेश ने कहा। रमेश की बातें सुनकर निर्मला की आंखें नहीं मन तक भीग गया था। आज उन्हें 20 साल बाद ही सही, लेकिन अपनी तपस्या का मधुर फल जो मिल गया था। आज बिस्तर पर लेटे हुए भी तो निर्मला को जब वो बात याद आई तो वो पुलक उठी थी। हम स्त्रियों की दुनिया और ख्वाहिशें बहुत छोटी सी होती है। परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती है। फिर वक्त के साथ निर्मला के सास ससुर का साया भी उसके माथे से हट गया था। निर्मला की बेटियां न केवल अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, बल्कि बहुत अच्छे पदों पर कार्यरत भी थी। अब निर्मला 2 काबिल बच्चियों की गर्भीली माँ थी। वो अपनी बेटियों पर फक्र कर सकती थी। निर्मला का यही कहना था कि उसके सास ससुर का आशीर्वाद है। उसकी की हुई तपस्या सफल हो गई थी। आज जब उसे अपनी बेटियों के नाम से जाना जाता है तो वो अपने सारे दुख और तकलीफ भूल जाती है। अम्मा उठो, स्नेहा की आवाज़ से निर्मला की नींद खुल गई थी।
स्नेहा उनका सिर छूकर देख रही थी और पूछ रही थी कि आप ठीक तो हो? आज इतनी देर तक सोते रहे हो? हम सबको कितनी चिंता हो गई थी। पापा तो बस डॉक्टर को फ़ोन करने ही वाले थे। अपनी इतनी फिक्र देखकर निर्मला बड़ी पुलकित थी और कहने लगी कि बेटा, कल नींद जरा देर से लगी थी। तुम्हारी माँ जब तक हरी गोटा पट्टी वाली साड़ी पहनकर सोनू निगम का कॉन्सर्ट नहीं सुन लेगी, उसे कुछ नहीं होगा। वो यमराज को भी बोल देगी कि आज नहीं कल चलेंगे। सोनू निगम का ही क्यों, मम्मी और भी सिंगर्स के कॉन्सर्ट सुनने हैं, स्नेहा ने अपनी मम्मी के गले लगते हुए कहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।